उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर फॉर्म्ड एट द एनोड एंड कैथोड इटसेल्फ, इट सिंस द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ओनली एट द सर्फेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखो सर्फेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे ही हो रहा है। इनॉट इलेक्ट्रोड्स के बारे में अगर हम लोग बोले तो जो प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअली एनोड और कैथोड पे बनेगा। यहाँ पे क्लोरीन चला जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन चला जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स। उसके बाद ओनली हाइड्रोजन गैस एंड मेटल्स आर लिबरेटेड एट द कैथोड एंड हेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यानी कि जो कैथोड है वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन या मेटल्स ही जाते हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। और वही एनोड क्योंकि नेगेटिव है तो उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनोड एलिमेंट बोला जाता है जो कि वहाँ पे जाता है। Of a substance produced in an electrode during electrolysis is proportional to the quantity of electricity passing through the electrolyte। यानी कि जितना यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे जो मास ऑफ सब्सटेंस बनेगा वो किसके बराबर होगा, जितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज़्यादा आप करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। और जो ये पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, दिस इज एन रिडॉक्स रिएक्शन। बिकॉज आप देखो कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन हो रहा है तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ओवरऑल दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे एसी करंट क्यों नहीं यूज़ होता। 2026 का क्वेश्चन भी है ये कि एसी करंट क्यों नहीं यूज़ होता। एसी करंट हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि जब एसी करंट यहाँ से पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपको क्या चाहिए, एक कांस्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड चाहिए। बट अगर एसी डालेंगे तो एसी का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने पोल्स को हर ऑलमोस्ट लाइक चेंज करता रहता है, दैट्स नॉट कांस्टेंट। तो उसी की वजह से कभी ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, तो एक कांस्टेंट डिपोजिशन ऑफ एलिमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि आयंस के पास तो कांस्टेंट पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसको स्टेबल इलेक्ट्रोड चाहिए ताकि वो वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो सके या जो भी बोल लो। तो उसके हिसाब से उसके बाद ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लो। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको इसको थोड़ा सा याद कर लेना है विथ सम निमोनिक ट्रिक्स। यू कैन जस्ट रिमेंबर ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल और एक एनायंस के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से खास करके बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन। जो सिलेक्टिव डिस्चार्ज है किसी भी आयन का वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, अभी हम बताएंगे कैसे, बट 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले रिलेटिव पोजिशन ऑफ आयन्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैथोड। जैसे जैसे कैथोड क्यों लिखा गया, कैथोड इसलिए लिखा गया क्योंकि पॉजिटिव है मतलब ये नेगेटिव के पास। यहाँ पे कैथोड क्यों लिखा है, क्योंकि कैथोड ऐसा होता है नेगेटिव और यहाँ पे मेटल है मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ कैथोड है यहाँ एनोड है। अब एक तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो जितना नीचे होगा वो उतना जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि अगर अच्छा दिस इज पॉजिटिव, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, इसका याद रखना बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है जैसे कि अभी हुआ। सो यस, जैसे कि ये एक जार है, अब इसमें तुम्हारा 2 तरीके का आयंस है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ HCl ओनली, H+ और Cl-। अब बोला क्या जा रहा है कि सिलेक्टिव डिस्चार्ज। अब देखो बहुत बार क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा कैटायंस या एनायंस हो, तो मान लेते हैं यहाँ पे और एक है फॉर एग्जांपल Ag2+ एंड योर O2-। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कौन सा डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पे 2 एनायंस है, 2 एनायंस में से कौन सा एनोड के पास जाएगा, इसके लिए हम लोग को सीरीज देखना पड़ेगा। तो सीरीज में देखो ऑक्सीजन नीचे है या क्लोरीन, तो क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का ज़्यादा ईज है बिकॉज देखो या ऑक्सीजन को यहाँ पे देखो मत लेना क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कहीं भी डायरेक्टली आपको रिएक्शंस में भी नहीं दिखेगा, तो क्लोरीन का ईज जो है वो ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा। ऑक्सीजन जब भी बनेगा पूरे इस पूरे चैप्टर में तो वो इसी तरीके से बनेगा क्योंकि OH- रहेगा और OH- OH बनेगा, और जब OH+ OH होगा तो ये H2O+O बनेगा और ये निस्सेंट ऑक्सीजन जाके दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O2 बनाएगा। क्योंकि ये क्यों है कि OH- है, क्योंकि जब H2O ब्रेक करेगा तो H+ और OH- में ब्रेक करेगा, ये OH- जहाँ डिपॉजिट होगा वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सीजन बनेगा। तो ऑक्सीजन डायरेक्टली हो सकता है बट यहाँ पे एज सच नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, चलो ठीक है क्लोरीन। तो यहाँ पे मान लो SO4 है। ठीक है, अब SO4 है, क्लोरीन का ई ज़्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, एनोड के पास चला जाएगा और यहाँ पे जाके
एनोड के पास चला जाएगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा। कंडीशन ये है कि एनोड क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इनर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा जो तुम्हारा है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयन, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़्यादा जल्दी डिपॉजिट होगा। तीसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड अगर इनर्ट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा इसको देखो और कंसंट्रेशन को थोड़ा बहुत देखो और फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैथोड एंड एनोड पे जाके डिपॉजिट होगा। बट अगर इलेक्ट्रोड जो है वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ इलेक्ट्रोलाइट में है, जो आयन्स, वही जाके डिपॉजिट हो। अब देखो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे CuSO4 का, ठीक है। उसके बाद वी वुड ऑल्सो बी सीइंग NaCl। फिर हम लोग H2O भी देखेंगे, H2O का डिस्चार्ज भी देखेंगे कि कैसे H2O हो रहा है, एंड लेड ब्रोमाइड। अभी हम बस एक बता दे रहे हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसको हम लोग हर तरीके से समझने का कोशिश करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड से क्या हो रहा है, एक्टिव इलेक्ट्रोड से क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि क्लैरिटी मिल जाए। इसके बाद आपका मतलब हम मेनली इतना है, और कुछ होगा तो हम बता देंगे। इतना मेनली है जो कि आपको करना है, और इसको हम लोग समझेंगे इनर्ट और एक्टिव दोनों तरीके से। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अबाउट NaCl, ठीक है। अब NaCl का अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड NaCl, तो सबसे पहले तो ये बताओ क्या यहाँ पे हम लोग कंसनट्रेटेड NaCl लिए हैं कि कंसनट्रेशन का मतलब जो NaCl का क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहे, ठीक है। अब इसको हम लोग किस में डालें, पानी में डालें, तो H2O। अब यहाँ पे कौन कौन से आयंस और कैटायंस बनेंगे, तो देखो इससे बनेगा Na+ और Cl-, और इससे बनेगा H+ और OH-। तो यहाँ पे 2 कैटायंस और 2 एनायंस है। मतलब हम पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताए थे कि यहाँ पे 3 फैक्टर्स जो होते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, सीरीज में कौन सा मेटल किस तरीके से प्लेस है, या कंसंट्रेशन, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हम बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे वो फैक्टर यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पहले आप सिंपली समझो कि यहाँ पे होगा क्या। तो देखो कैथोड में क्या होगा और एनोड में क्या होगा, आपको आना चाहिए कि कैथोड और एनोड में क्या होगा, और रिस्पेक्टिवली कैथोड में क्या रिएक्शन होगा और एनोड में क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। कैथोड हम लोग को पता है क्या होता है, पॉजिटिव, और एनोड जो होता है वो हम लोग को पता है कि जो कैथोड है वो क्या होता है, नेगेटिव, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, राइट। सो Na+ यानी कि ये जो आयंस है, और जो हाइड्रोजन आयंस है, हाइड्रोजन आयंस बाद में ऑब्वियसली हाइड्रोनियम आयंस बन जाएंगे, क्योंकि H2O के पास लोन पेयर है, तो वो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। बट अगर वो बनता भी है तो भी अब केटायन ही रहेगा, HCO+ ही रहेगा, ठीक है। तो सेम बात है। Migrate to the cathode, but despite high concentration of Na+, H+ gains electron more easily than Na+. Why? Because sodium is more reactive than हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो 2 केटायंस हैं, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर कैथोड नेगेटिव है तो यहाँ पे 2 केटायंस जाना चाहिए, एक Na+ और एक H+, पर यहाँ पे डिस्प्लेस क्या होगा, तो देखो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग इसको कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड के हिसाब से डाले हैं, इस कंसनट्रेटेड NaCl सोल्यूशन। बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे Na+ जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है H+ के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे H जो है वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम ऑन दैट पॉइंट एज वेल पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि केटायन है, और वो H बन जाएगा, और H+H जो है वो H2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 डाउट आया होगा। सबसे पहला डाउट तो ये आया होगा कि जस्ट हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर यहाँ पे Na+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, बट वो H2O से तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग एक H2O का वाटर ले रहे हैं तो उसमें आखिर जो NaCl होगा, तो यहाँ जो Na+ बनेगा वो यहाँ के H+ से तो कम ही होगा। लाइक Na का जो है भले वो कंसनट्रेटेड है, बट कंसनट्रेटेड मतलब क्या कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। अगर ये 6 है तो ये 5 है तो भी इसको कंसनट्रेटेड बोला जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि H+ जो है उसका कंसनट्रेशन कम है, तो H+ का कंसनट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 डाउट आया होगा। सबसे पहले डाउट ये कि अगर Na+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, क्यों कंसनट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंसनट्रेटेड फॉर्म में NaCl ले रहे हैं, तो
फिर Na+ क्यों नहीं डिपॉजिट हुआ और H+ क्यों डिपॉजिट हो गया? तो इसका रीज़न है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। आप देखिए कि H+ जो है वो Na+ से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब H+ ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज करेगा और Na+ क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो केमिकल सीरीज़ में ऊपर है, तो वो डिस्चार्ज कम करेगा, ठीक है, या हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम करेगा। तो इसके वजह से ये जो है हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा कैथोड में और वो डिस्चार्ज होगा, तो कैथोड में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग देखते हैं एनोड। अब एनोड में भी देखो दो यहाँ पे आयंस जा सकते हैं, एक OH- और एक Cl-। अब फिर से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो कि जो OH- है वो नीचे है, किसके कंपैरिजन में? क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या हम लोग को समझना चाहिए था, क्या होना चाहिए था मेनली, कि यहाँ पे OH- जाता और OH- डिस्चार्ज कर जाता, क्योंकि OH- का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, तो वो ज़्यादा है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्लोरीन जाता है और क्लोरीन एनोड पे डिपॉजिट करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखो जो क्लोरीन है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो क्लोरीन और OH के बीच का जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ही कम है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जीत जाता है क्योंकि डिफरेंस जो है वो कम है। पर आप यहाँ पे देखो Na+ और H के बीच में बहुत डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये जो सीरीज वाला चीज़ है वो जीत जाता है ओवर योर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है कि जो चीज़ ज़्यादा अपना डोमिनेट कर सकती है वो चीज़ रिप्रेजेंट करेगा खुद को वहाँ पे। तो इसी वजह से यहाँ जो क्लोरीन है, क्योंकि क्या ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये लूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसको बनना है न्यूट्रल। और प्लस इसलिए क्योंकि ये एनोड के पास जा रहा है जो कि पॉजिटिव है। ये अगर पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ले लेगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये Cl बन जाएगा, अपना एक जो इसके पास ये था वो लूज करके, एंड फिर ये Cl न्यूट्रल और Cl+Cl Cl2 बनेगा। वी सी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सिंपली हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस हम लोग जो है कंसंट्रेशन, रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। पर क्या हो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड को भी बीच में ले आए? मतलब यहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ होगा वो अभी तक क्या है, इसमें रिएक्ट नहीं कर रहा है, खुद कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा, पर कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस में खुद रिएक्शन करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब फॉर एग्जाम्पल वी टेक PbBr2, और PbBr2 को हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? जैसे हम यहीं पे डायरेक्टली दिखा देते हैं, यहाँ पे डायग्राम ज़्यादा बेटर है ये वाला, कि हम लोग यहाँ पे लिए सिलिका का क्रूसिबल। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले PbBr2 हम लोग कैसे चाहिए? मॉल्टन फॉर्म में चाहिए, तभी वहाँ पे आयंस बनेगा। अब PbBr2 को मॉल्टन फॉर्म में रखने के लिए हम लोग को चाहिए हाई टेम्परेचर, जो कि 380 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। सिलिका क्या करता है? सबसे पहले इतने हाई टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, टूटता नहीं है। जबकि हम लोग देखे थे ग्लास एपरेटस 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाते जाते ही ऑलमोस्ट टूट जाता है। ग्लास नहीं, जो नॉर्मल एपरेटस हम लोग यूज़ करते हैं लैब्स में वो, बट सिलिका ऐसा नहीं करता। दूसरा बात है, सिलिका काफ़ी नॉन रिएक्टिव होता है, ये खुद से रिएक्ट नहीं करता PbBr2 या किसी भी आयंस के साथ में। तो ये दो मेन रीज़न है क्यों हम लोग सिलिका का यूज़ करते हैं। इसके बाद हाई टेम्परेचर क्यों रखते हैं ये पता चल गया। तो अब जब Pb+ और Br- को यहाँ पे दिया जाता है, तो Pb+ क्या है? ये कैटायन है, पॉजिटिव है, तो ये जाएगा नेगेटिव के पास, दैट इज कैटायन के पास, मतलब सॉरी कैथोड के पास। और कैथोड के पास जाके एक लेड वाइट डिपॉजिट हम लोग को कैथोड पे देखने को मिलेगा, जिसका रिएक्शन ये है, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो कि मेटल का यूजुअल प्रॉपर्टी नहीं होता है, पर यहाँ पे वो उल्टा, मतलब उल्टा काम करता है इन रिस्पेक्ट, इसको न्यूट्रल होना है, ठीक है। तो हम लोग पिछला भी यही देखे थे। एंड देन फिर सेम लाइक गोज फॉर योर Br जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड फिर वो न्यूट्रल Br बनाता है, और फिर Br+Br Br2 बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, ब्राउन कलर का ब्रोमीन गैस मिलेगा एनोड पे और ग्रे मेटल मिलेगा कैथोड पे, ठीक है, लेड जो है बेसिकली। तो ये तुम्हारा ये वाला बात हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफाइट ना यूज़ करके कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करते, फॉर एग्जाम्पल कॉपर यूज़ करते, तो रिएक्शन कैसे चेंज हुआ होता? सबसे पहले तो अभी क्या है कि सिर्फ जो तुम्हारा यहाँ पे मोल्टन PbBr2 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ Pb और Br का आयंस प्रेजेंट है, H+ या OH- नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वाटर नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है कॉपर यूज़ करते,
तो कॉपर क्या करता है, कॉपर का जो यूजुअल टेंडेंसी होता है कि जब उसको हम लोग एनोड पे रखते हैं कॉपर को, तो वो खुद आयंस में ब्रेक हो जाता है, क्योंकि एनोड क्या करता है अगेन कि वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। कॉपर क्या करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके, क्योंकि वो मेटल का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके वो खुद सोल्यूशन में आ जाएगा और वो इंटरफेयर करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे पीबीबीआर मतलब पीबी भी है और कॉपर भी है। अब देखो लेड और कॉपर के अगर हम लोग यहाँ पे देखें, लेड यहाँ है कॉपर यहाँ है, तो लेड जो है वो ज़्यादा जल्दी नहीं होगा डिपॉजिट कॉपर के कंपैरिजन में। बट देन अगेन यहाँ पे कंसंट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि जो कॉपर का कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है और लेड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसी वजह से लेड जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा घुमा के, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन वी सी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब प्लैटिनम क्या है, अगेन एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा खुद। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिडिफाइड वाटर ले रहे हैं, मतलब एसिड डलेगा वाटर में और वाटर तो रहेगा ही, मतलब अब यहाँ पे कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, एसिड के आयंस प्रेजेंट होंगे। अगर हम लोग H2SO4 लेंगे तो H प्लस प्रेजेंट होगा, SO4 प्रेजेंट होगा, और जो वाटर है वाटर टूटेगा तो H प्लस प्रेजेंट होगा और OH माइनस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 4 यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होगा और H2O भी प्रेजेंट होगा जो कि मॉलिक्यूल है, क्योंकि देखो ये एक ही बार में ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब टूट गया, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, धीरे धीरे करके H2O के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे H प्लस या OH माइनस में, जब जरूरत पड़ेगा तब, एक ही बार में सब नहीं टूट जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। अगर आपको बोला जाए कि सोल्यूशन में कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो आपको इन सब का नाम लेना है, पर अगर बोला जाए कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है तो आपको बस इतना ही बोलना है, 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैथोड पे रिएक्शन होगा वो क्या होगा, H प्लस, क्योंकि देखो एक ही है यहाँ पे, लाइक केटायन H प्लस ही है, तो H प्लस कैथोड है, मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आप ऐसे याद रखो कि कैथोड पे होता है रिडक्शन, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का गेन, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनेगा H प्लस H जो है वो H2 बनेगा। और वहीं एनोड पे क्या होगा, जहाँ पे SO4 2 माइनस है और OH माइनस है, OH माइनस ज़्यादा जल्दी, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा OH माइनस और SO4 के बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो यहाँ पे OH जीत जाएगा और OH ही जाके डिपॉजिट हो जाएगा। सो OH what will it do, it will basically give electron, it will lose electron, so minus electron, it will form OH, it will be OH plus OH which will form H2O plus O, nascent oxygen will go and form O2। तो यहाँ पे जो आपका एनोड है ऑक्सीजन फॉर्म होगा और जो आपका कैथोड है उसमें हाइड्रोजन फॉर्म होगा। ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन होगा कि H मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है वहाँ पे अगर हम लोग एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाएंगे तो वो बुझ जाएगा या पॉप साउंड करेगा, और वहीं O2 के पास अगर लेके जाएंगे बर्निंग स्प्लिंटर वैसे कुछ बोलते हैं, तो वो ज़्यादा और और ज़्यादा वो उसको बर्न करेगा। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा अब एक ही बात है कि इस ही एक्सपेरिमेंट से ना एसिडिफाइड वाटर के ही इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग समझ सकते हैं कि जो वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है वो 2:1 है बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, आपको दे दिया जाएगा कि 2:1 है, कैसे, बाय वॉल्यूम की। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का है तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का है, बट यही रेशियो हो जाता है अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन करे तो, बट यही रेशियो 1:8 हो जाता है अगर हम लोग बाय मास देखें तो, क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या है 1 और मतलब 2, अगर हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखें, और ऑक्सीजन का मास क्या है 16 जो कि उसकी मॉलिक्यूल का मास है, तो ये जब कट जाएगा तो ये 1:8 होता है। तो दिस इज बाय वॉल्यूम, दिस इज बाय मास। उसके बाद आप देखिए कि OH जो है यहाँ से, ठीक है, ये वाले पोर्शन से हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि जब OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, OH प्लस ये मतलब वो लूज कर रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे ये जो OH है ये OH प्लस OH क्या बनता है, OH प्लस OH एक ऑक्सीजन बनता है, H2O प्लस एक ऑक्सीजन। अगर हम इसी की जगह पे 2 OH ले लें, 2 OH मतलब 2H2 मतलब 4 OH ले ले और उसको रिएक्ट करवा दे 2 OH और 2 OH साथ में, तो वो बनाएगा 2H2O प्लस O2। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल लाइक मॉलिक्यूल बन रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ पे सिर्फ एटम बन रहा है, मतलब सिंगल ऑक्सीजन बन रहा था, नेसेंट ऑक्सीजन। इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि 4 जो OH है वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना सकता है, वहीं 4H प्लस जो है वो 2H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बना सकता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है, राइट।
और फिर अगर इसी को हम लोग रिएक्ट करवा दें, इसी दोनों से तो आखिर वाटर बना है, 4 OH और 4 H+, ये क्या है, 4 H2O जब ब्रेक किया तो 4 H+ और 4 OH- बना, इसका मतलब ये 4 H2O का ब्रेक डाउन ही तो है। तो अगर इसमें हम लोग को ये 2:1 का रेशियो देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2:1 बाय वॉल्यूम ये प्रेजेंट है, कि हाँ 4 H2O में अगर हम लोग इस तरीके से उसके आयंस को रिएक्ट करवाए तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 टाइम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, इसको आप सिंपली समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। बुक में थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आपको वहाँ से समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। आई होप आपको यहाँ पे कॉपर कैसे रिएक्ट करेगा बीच में डाल देने से, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं अबाउट कॉपर सल्फेट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉपर सल्फेट के बारे में हम लोग दोनों इनर्ट और एक्टिव दोनों तरीके से बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड को डालने पे क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ऑब्जर्वेशन का।